अंत में कबीर को ले जाया गया। उसे 2 हथियारबंद गार्डों ने नीचे गिरा दिया। उसके हाथ पैर जंजीरों से बांध दिए गए और उसे पूरी तरह से बंद एक कोठरी में बंद कर दिया गया। 3 दिन की एकांत कैद। अपने किए पर विचार कर। यहां आते ही पहले दिन से ही परेशानी खड़ा कर रहा है। तू सच में एक बदमाश है। गार्डों ने कबीर के घावों का इलाज करने की जहमत नहीं उठाई। ऐसी घटनाएं भैरवगढ़ जेल में आम थीं और उनसे निपटने के लिए ज्यादा जेल डॉक्टर नहीं थे। कबीर ने अपने माथे पर लगे खून को छुआ, ये सोचते हुए कि एकांत कैद ठीक है, ये उसके लिए साधना करने का एक अच्छा अवसर होगा। अबे यार, जेल का गार्ड कितना बेरहम था। मेरा सिर लगभग फट ही गया था। अरे वैसे क्या उस परी सीनियर द्वारा छोड़े गए मंत्रों में कोई उपचार तकनीक है? उसने अपने विचार पर अमल किया, तुरंत अपने मन को अपने चेतना के सागर में डुबो दिया और उपचार पर जानकारी के लिए अनगिनत ग्रंथों में खोज करने लगा। कायाकल्प गोली, आंतरिक और बाहरी चोटों के लिए शक्तिशाली उपचार। ये तो रसायन विद्या है, बेकार है। अग्नि मृग रक्त, ये एक राक्षसी जानवर से मिलता है, मेरे पास ये नहीं है। हरित काष्ठ मंत्र, लकड़ी गुण वाली ऊर्जा को बदलने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करता है। उस ऊर्जा का उपयोग तावीज बनाने के लिए करता है और मंत्र बनाने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करता है। ये शुरुआती स्तर के साधकों के लिए उपचार के लिए जरूरी है। लगता है ये काम करेगा, मैं इसे अभी आजमाता हूं। उस प्राणी के साथ आत्मा का अनुबंध करने के बाद कबीर की आध्यात्मिक ऊर्जा की समझ बहुत ज्यादा थी। वो अब अपने अमृत में आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। दुर्भाग्य से ये बहुत कम थी। अगर आत्मा अवशोषण मंत्र ने 100 से अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा की इकाइयां अवशोषित कीं, तो उसकी नाभि के पास बनी आध्यात्मिक ऊर्जा केवल 10 इकाइयां होगी। 10 से 1 की रूपांतरण दर वास्तव में काफी अच्छी थी, लेकिन आधार संख्या बहुत छोटी थी। इतनी कम आध्यात्मिक ऊर्जा से मैं हरित काष्ठ मंत्र का ज्यादा से ज्यादा एक बार ही इस्तेमाल कर सकता हूं। ये तो बहुत कम है। लेकिन अब मेरे बहुत खून बह रहा है, इसलिए मैं इसे आजमा ही लेता हूं। कबीर ने सोचा, फिर जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। उसने 2 गहरी सांसें लीं, अपने मन को शांत किया और हरित काष्ठ मंत्र के चरणों पर ध्यान से विचार किया, विवरणों पर ध्यान देते हुए। फिर उसने शुरू किया। उसने अपनी नाभि के पास की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को गतिशील किया, उसे अपनी उंगलियों में प्रवाहित किया और फिर हवा में एक तावीज बनाया। तावीज सरल था, बस कुछ लकीरें। जिस क्षण उसने इसे पूरा किया, वो अपने सामने तैरती आध्यात्मिक ऊर्जा की एक लहर महसूस कर सकता था। फिर अपनी उंगली के एक झटके से उसने हल्के हरे रंग के तावीज को अपने घाव में दबा दिया। तुरंत ऐसा लगा जैसे घाव पर ठंडे पानी की एक धारा बह रही हो, एक ठंडी सुखद अनुभूति जिसने तुरंत दर्द को कम कर दिया। कबीर प्रसन्न हुआ, मन ही मन सोचते हुए, ये सच में काम करता है। इस कौशल के साथ क्या मैं एक चमत्कारी वैद्य नहीं बन जाऊंगा? एक बार जब मैं यहां से बाहर निकलूंगा तो इस कौशल के साथ मैं भूखा नहीं मरूंगा। लेकिन ऐसा लगा कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म हो गई थी। अपने घावों का इलाज करने के बाद उसने आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करना और आत्मा अवशोषण तकनीक से उसे अवशोषित करना जारी रखा। दुर्भाग्य से कैद कोठरी के भीतर केवल 2 आत्मा ऊर्जा कण बचे थे, जो हवा में अकेले तैर रहे थे। 3 दिन जल्दी बीत गए। इन 3 दिनों के दौरान कबीर ने कुल 53 आत्मा ऊर्जा कणों को अवशोषित किया। जबरदस्त आत्मा अवशोषण तकनीक की अवशोषण सीमा को पहले स्तर पर 10 मीटर से 15 मीटर तक बढ़ा दिया। चूंकि कैद कोठरी के दरवाजे में खाने की डिलीवरी के लिए एक छोटा सा सुराख था, उसने इस छोटे से सुराख का उपयोग बाहर से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए किया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। कैद कोठरी की जमीन आवाज के धमाकों से गूंज उठी, जैसे भूकंप आ गया हो। ठोस कंक्रीट का फर्श पिछले कुछ दिनों में कबीर के पंचवज्र अष्टरूप के नागशल्क मुष्टि से बुरी तरह से टूट फूट गया था। शायद ही कोई एक टुकड़ा बचा हो। सौभाग्य से कैद कोठरी बाहरी दुनिया से बहुत दूर थी और जेल गार्डों को कोई अंदाजा नहीं था कि वो अंदर क्या कर रहा था। धड़ाम। एक और पूरी ताकत से मुक्का मारकर कबीर ने दांतेदार कंक्रीट के फर्श में एक बड़ा छेद कर दिया। फिर वो थोड़े अफसोस के साथ पीछे हट गया, खुद से बड़बड़ाते हुए, ये अफसोस की बात है कि मेरे पास आकर्षित करने के लिए कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, वरना ये मुक्का निश्चित रूप से 1500 किलोग्राम से ज्यादा का होता।
वो महसूस कर सकता था कि उसका मुक्का अब शायद 1200 किलोग्राम का था। खट खट खट। तभी कबीर ने बाहर कदमों की आहट सुनी। अपनी अब आश्चर्यजनक सुनने की क्षमता के साथ वो 50 मीटर दूर से कदमों की आहट स्पष्ट रूप से सुन सकता था। एक पल बाद कदम उसके दरवाजे के सामने रुक गए। एक खनखनाहट के साथ कैद कोठरी का दरवाजा खुला और एक गार्ड प्रवेश द्वार पर खड़ा था। 309, तुम्हारा एकांतवास का समय खत्म हो गया है। बाहर कोई मिलने आया है, मेरे पीछे आओ। इसके साथ ही उसने देखा कि कैद कोठरी का फर्श एक गंदगी का ढेर था, जैसे किसी कुत्ते ने से चबा डाला हो। गार्ड चौंक गया और चिल्लाया, 309, तुमने अंदर क्या किया? कबीर ने कंधे उचकाए, मैंने कुछ नहीं किया। लगता है यहां दीमक लग गए हैं, वे जमीन खा रहे हैं। दीमक? जमीन खा रहे हैं? ये दीमक कितना बड़ा है? जेल गार्ड बहुत देर तक दंग रह गया और अंत में कबीर को मुलाकात कक्ष में ले गया। इस बार ये मजबूत शीशे से अलग एक आमने सामने की मुलाकात थी। कबीर ने सोचा कि ये आरती खन्ना है, लेकिन ये विक्रांत निकला, वो कट्टर दुश्मन जिसने उसकी बहन को मारा था, और उसके बगल में 2 बॉडीगार्ड थे। दुश्मन जब आमने सामने होते हैं तो नफरत और भी बढ़ जाती है। कबीर की आंखें एक पल में एक जानवर में बदल गईं, जो जानलेवा इरादे से भरी थीं। अगर आंखें मार सकतीं तो विक्रांत दसियों हजार बार मर चुका होता। लगता है तुम मुझे बहुत याद कर रहे हो। क्या तुम मुझे काटना चाहते हो? ये अफसोस की बात है कि तुम अब एक मौत की सजा पाए कैदी हो। तुम्हारे और इस शीशे के बीच एक दुनिया है, तुम मुझे काट नहीं सकते, विक्रांत ने इंटरकॉम के जरिए मजाक में कहा। कबीर ने अपनी नफरत को दबाया और दांत पीसकर कहा, विक्रांत, तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए कि तुम मरो नहीं। तुम्हारी जिंदगी मेरी है, याद रखना, मैं तुम्हें मार डालूंगा। विक्रांत पहले तो चौंक गया, फिर हंसी में टूट पड़ा। दोनों बॉडीगार्ड से बोला, क्या तुमने सुना? उसने कहा कि वो मुझे मारने जा रहा है। हा 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 हा, मैं बहुत डर गया हूं, मैं सच में डर गया हूं, प्लीज मुझे मत मारना। थोड़ी देर नाटक करने के बाद उसने उपहास किया, कम उम्र में मरने वाले कमीने, मैं यहीं बैठा हूं और तुम आकर मुझे मार दो। मैं अपना सिर शीशे से लगा दूंगा और तुम मुझे मार सकते हो। कैसा रहेगा? हा 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 हा। कबीर उसे घूरता रहा। चुप। विक्रांत यहां सिर्फ मजे करने, एक मजाक देखने आया था। पिछली बार कबीर ने उसके मुंह भर दांत तोड़ दिए थे और वे अभी अभी ठीक हुए थे। वो इतना गुस्से में था कि वो जेल में मिलने आ गया। लेकिन कबीर के भाव ने उसे नाराज कर दिया। तुरंत उसके चेहरे पर एक वहशी भाव आ गया। उसने कहा, कम उम्र में मरने वाले कमीने, तुम्हें शायद ही अभी तक पता नहीं है, लेकिन तुम जल्द ही मरने वाले हो। जानते हो क्यों? क्योंकि तुमने अपनी ही बहन को मारा है। हाँ, मैंने ही सबको बताया कि ये तुमने किया है। हा 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 हा। तो क्या हुआ? क्या तुम पागल हो रहे हो? विक्रांत को उम्मीद थी कि कबीर चौंक जाएगा और गुस्सा हो जाएगा, लेकिन उसने केवल उसकी आंखों को और ठंडा होते, उसके जानलेवा इरादे को और गहरा होते देखा। इससे केवल उसका और गुस्सा बढ़ गया और उसके दांत फिर से दर्द करने लगे। कम उम्र में मरने वाले कमीने, तुम जल्द ही मरने वाले हो। क्या तुम डर गए हो? तुम अपनी बहन के साथ मरने वाले हो। मैं अभी भी याद कर सकता हूं कि तुम्हारी बहन मरने से पहले कैसी दिख रही थी। वो घुटनों के बल बैठकर मुझसे भीख मांग रही थी। कितनी दयनीय थी, ये बहुत अच्छा लगा। उसका दयनीय चेहरा, सुंदर काया और भरे हुए स्तन। मैंने उन्हें छुआ और यहां तक कि उन्हें चूमा भी। मैंने उसके पूरे शरीर पर चूमा। वास्तव में उसने कुछ भी नहीं छुआ था, चूमने की तो बात ही दूर थी। लेकिन उसने ये जानबूझकर कहा ताकि वो कबीर की पीड़ा और उन्माद देख सके। क्या तुम सच में मुझे मारना चाहते हो? क्या तुम मेरा खून पीना और मेरा मांस खाना चाहते हो? आओ आओ, मैं यहीं हूं। विक्रांत ने अपना चेहरा फिर से कबीर के करीब कर लिया, उसे तिरछी नजरों से देखते हुए, और इस बार उसने सफलतापूर्वक कबीर को विस्फोट के बिंदु तक उत्तेजित कर दिया। अपनी बहन की मौत और मौत से पहले उसकी लाचारी के बारे में सोचते हुए उसकी आंखें एक पल में लाल हो गईं और उसकी नाभि के पास मौजूद एकमात्र आध्यात्मिक शक्ति उसकी मुट्ठी में समा गई। नरक में जाओ, नाग शल्क मुष्टि। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। एक भयंकर मुक्का ऊर्जा से लबालब कई सेंटीमीटर मोटे मजबूत कांच पर जा लगा। मुट्ठी चटक गई और कांच उसके साथ ही चकनाचूर हो गया। इससे पहले कि कांच पर दबा हुआ विक्रांत कुछ समझ पाता, उसकी नाक चकनाचूर हो गई। उसकी नाक की हड्डी तुरंत टूट गई और टूटे हुए कांच के टुकड़े उसके चेहरे पर धंस गए। सबसे भयानक बात यह थी कि कांच का एक उंगली जितना लंबा टुकड़ा उसकी आंख में घुस गया।
आह आह आह! विक्रांत बुरी तरह चिल्लाया, जमीन पर गिरते हुए। मेरी नाक, मेरी आंख, मेरी आंख! दोनों बॉडीगार्ड हैरान रह गए, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। कबीर ने वास्तव में एक ही मुक्के से अलग करने वाले कांच को चकनाचूर कर दिया था। वे विक्रांत की मदद के लिए दौड़े और अंदर के जेल गार्ड एक पल की उलझन के बाद कबीर को काबू करने के लिए दौड़े। वे सभी इस दृश्य से हैरान थे। ये विशेष रूप से बनाया गया मजबूत कांच था, जिसे शायद एक हथौड़ा भी नहीं तोड़ सकता था, और फिर भी उसने इसे एक ही मुक्के से चकनाचूर कर दिया था। क्या ये कांच नकली हो सकता है? हिलो मत, शांत रहो। धड़ाम धड़ाम धड़ाम! इलेक्ट्रिक बैटन की एक बौछार कबीर के सर पर पड़ी, जिससे वो बुरी तरह से खून से लथपथ हो गया। हरामजादे, मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। मेरी आंखें अंधी हो गईं। तुम दोनों निकम्मे लोगों, तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते? कांच निकालने में मुझे अस्पताल ले चलो। विक्रांत दर्द से कराह रहा था। उसके अंग ऐसे ऐंठ रहे थे जैसे उसे दौरा पड़ा हो। कबीर, जो खुद भी खून से लथपथ था, ने विक्रांत को जानलेवा इरादे से घूरा और मुस्कुराया। विक्रांत, ये तो सिर्फ ब्याज है, बस इंतजार कर, मैं तुझे मार डालूंगा। कबीर को वापस एकांत कैद में डाल दिया गया। पहले से ही जेल में होने के कारण गार्डों के पास उसे सजा देने का कोई और तरीका नहीं था। इसके अलावा वे बिना किसी वास्तविक लाभ के इतने शक्तिशाली आदमी से नहीं उलझेंगे। जैसे ही कबीर गया, मुलाकात कक्ष में बचे कुछ गार्ड और कैदी स्थिति पर चर्चा करने लगे। हे भगवान, इस लड़के का बैकग्राउंड कैसा है? वो अविश्वसनीय है। मैंने कभी किसी को इस कांच को नंगे हाथों से तोड़ते नहीं देखा। वो अविश्वसनीय है। मैं इस लड़के को जानता हूं। उसका नाम कबीर है। मैं ही उसे अंदर लाया था। वह केवल 19 साल का है, लेकिन वह अविश्वसनीय रूप से अभिमानी है। उसने अपने पहले ही दिन 2 लड़ाइयां की, 307, 308 और शक्ति। वे सभी बुरी तरह से पीटे गए। पहले तो मुझे लगा कि उसकी इज्जत लुट जाएगी, लेकिन वो तो एक धाकड़ निकला। जब वे जेल के गलियारों से गुजर रहे थे, तो कई लोगों ने कबीर को देखा। कोई नहीं समझ पा रहा था कि कबीर, जिसने अभी अभी अपनी एकांत कैद पूरी की थी, अब खून से लथपथ था और एक और दौर की एकांत कैद का सामना कर रहा था। एक कैदी पूछने से खुद को रोक नहीं सका, ऑफिसर, इस लड़के को क्या हुआ है? वह फिर से लड़ रहा है। गार्ड शायद हैरान था और बोल पड़ा, उसने मुलाकात कक्ष का कांच का विभाजन तोड़ दिया और किसी को अंधा कर दिया। पास के कई लोग ये सुनकर चौंक गए। हे भगवान, क्या ये सच है? ओह माय गॉड, कितना कमाल का है, क्या जीनियस है। भाई, मेरा नाम चेतन है, चलो दोस्त बनते हैं। कबीर का चेहरा जानलेवा इरादे से भरा था और वो उन पर ध्यान देने के मूड में नहीं था। अस्पताल में विक्रांत वीआईपी वार्ड में लेटा हुआ था। उसका पूरा चेहरा जाली में लिपटा हुआ था, केवल एक आंख दिखाई दे रही थी। जाली से अभी भी खून रिस रहा था और वो बहुत दयनीय लग रहा था। एक अधेड़ उम्र के मुख्य चिकित्सक ने अपने बगल में खड़ी उलीन महिला से कुछ घबराहट के साथ कहा, मैडम शोभा, मुझे खेद है, श्री विक्रांत की दाहिनी आंख पूरी नेत्र गोलक क्षतिग्रस्त हो गई है। इसका ठीक होना असंभव है। मैं केवल एक नकली आंख लगा सकता हूं। इसके अलावा श्री विक्रांत के चेहरे पर लगी चोट से एक निशान रह सकता है। वो कुलीन महिला विक्रांत की सगी मां शोभा देवी थी। इस समय वो व्यथित और क्रोधित दोनों थी। उसने हाथ बढ़ाकर डॉक्टर का कॉलर पकड़ लिया। तुमने कहा कि मेरा बेटा काना और बदशक्ल हो जाएगा। ये बिल्कुल संभव नहीं है। मैं परवाह नहीं करती कि तुम कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हो, चाहे वो प्रत्यारोपण हो, चोरी हो या डकैती। तुम्हें मेरे बेटे की आंखों को ठीक करना होगा, वरना तुम अब डॉक्टर का काम नहीं कर पाओगे। शोभा देवी बहुत दबंग और घमंडी थी। वो कभी भी अपने बेटे को इतनी चोट के साथ नहीं छोड़ती। जिस कमीने ने उसके बेटे को चोट पहुंचाई थी, उसे मरना ही होगा। डॉक्टर का चेहरा घबराहट से भरा था। जिले में विक्रांत का परिवार बहुत शक्तिशाली था। वे ऊपरी तौर पर एक बड़ी निर्माण कंपनी के मालिक थे, लेकिन असल में वे नागराज गैंग के पर्दे के पीछे के बॉस थे। वह वास्तव में उनसे दुश्मनी मोल नहीं ले सकता था। अगर उसके परिवार ने कुछ भी कहा तो न केवल वो डॉक्टर का काम नहीं कर पाएगा, बल्कि शायद वो एक इंसान के रूप में भी नहीं कर पाएगा। वापस जाकर इस पर ध्यान से सोचो, मुझे कल जवाब देना। अब तुम जा सकते हो।
शोभा देवी ने तुरंत डॉक्टर को भेज दिया। फिर विक्रांत के चारों ओर खड़े 2 बॉडीगार्ड से कहा, तुम दोनों मेरे बेटे की रक्षा करने में असफल रहे। तुम सच में मरने के लायक हो। मैं तुम्हें खुद को छुड़ाने का एक मौका दे रही हूं। कल शाम से पहले मैं सुनना चाहती हूं कि कबीर नाम का वो छोटा कमीना जेल में मर चुका है, वरना तुम अंजाम जानते हो। मैडम, वो लड़का काफी दुर्जेय है। पिछली बार जेल में हमने जिन लोगों को पाया था उसने उन सभी को अपाहिज कर दिया था। हम्फ, अगर जेल के लोग काफी अच्छे नहीं हैं तो क्या हम बाहर से किसी को नहीं ढूंढ सकते? बेवकूफ। हाँ मैडम, आप बुद्धिमान हैं। दोनों बॉडीगार्ड ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, अगर जेल के लोग काफी अच्छे नहीं हैं तो क्या हम बाहर से किसी को नहीं ढूंढ सकते? बेवकूफ। हाँ मैडम, आप बुद्धिमान हैं। दोनों बॉडीगार्ड ने तुरंत सिर हिलाया। एकांत कैद कक्ष में कबीर पवन वेग कला का अभ्यास कर रहा था। पवन वेग कला, हवा आपके पैरों से चलती है, आपका शरीर एक तूफान की तरह है। जाओ। धड़ाम धड़ाम, कबीर का शरीर ऊपर उछला, केवल दीवार से टकराकर जमीन पर गिर गया। कराहते हुए वह इस छोटी बंद कोठरी में पवन वेग कला का लंबे समय से अभ्यास कर रहा था। हालांकि इस भागने की तकनीक में महारत हासिल करना अविश्वसनीय था, खासकर छोटी सी जगह को देखते हुए। जब भी वो कोशिश करता वो दीवार से टकराता, जिससे वो चोटिल और लहूलुहान हो जाता। लेकिन उसने परवाह नहीं की। उसने 1 बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार अभ्यास किया। पवन वेग कला, सक्रिय हो सर। आखिरकार अनगिनत असफलताओं के बाद इस बार वह सफल हुआ। वह तंग कोठरी में दौड़ा, गोल गोल घूम रहा था, यहां तक कि दीवारों पर चढ़कर उन पर दौड़ भी रहा था। 1 मिनट बाद वह रुक गया। कबीर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। आखिरकार मैं सफल हुआ। ये आसान नहीं था, लेकिन मुझे अभ्यास करते रहने की जरूरत है। अभ्यास ही इंसान को निपुण बनाता है। उसने भागने के लिए बेतहाशा पवन वेग कला का अभ्यास किया। उसका जीवन अब उसकी बहन पर निर्भर था। ये कीमती था और वह मरने का रिस्क नहीं उठा सकता था। उसने अभी अभी विक्रांत को अंधा कर दिया था और वो इसे जाने नहीं देगा। उसे जेल के अंदर या बाहर जवाबकारी का सामना करना पड़ सकता था। इसके अलावा उसे इस तकनीक की जरूरत थी। और 2 घंटे बीत गए। कबीर पसीने से लथपथ और एक गाय की तरह हाँफ रहा था। वह आखिरकार रुक गया, अपनी सांस को नियंत्रित करने के लिए जमीन पर बैठ गया और ये देखने के लिए आत्मा अवशोषण तकनीक का इस्तेमाल किया कि क्या उसके आसपास कोई आध्यात्मिक ऊर्जा है जो उसे फिर से भर सके। ओह, सिर्फ एक है। ये सच में निराशाजनक है। इस विशाल दुनिया ने दूसरे हजारों आध्यात्मिक ऊर्जाओं को अवशोषित करते हैं, लेकिन मुझे आधे दिन में केवल एक मिलती है। अगर मैं अमरता के स्तर तक पहुंच सकता हूं तो मैं एक सच्चा अमर बन जाऊंगा। सीनियर, परी बहन, तुम कब जागोगी? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। उसी क्षण बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। एक जेल गार्ड पास आया। कमरा 309, एक मुलाकाती आया है। इस बार तमीज से रहना। अगर तुमने फिर से बदतमीजी की तो ये सिर्फ एकांत कैद नहीं होगी, तुम्हें उत्तरी जिला जेल भेज दिया जाएगा। वहां विकृत और शैतान भरे हैं। तुम वहां नहीं जाना चाहते हैं ना? कबीर ने सोचा कि मुलाकाती कौन होगा और वह सही था। ये आग उगलने वाली पुलिस वाली आरती खन्ना थी। आग उगलने वाली बेशक उसके जिस्म को संदर्भित करता था। अपनी पुलिस की वर्दी में वो तेज तर्रार और सुंदर लग रही थी, लेकिन पुरुषों की आंखें स्वाभाविक रूप से 30 डिग्री नीचे देखने की प्रवृत्ति रखती थीं, जैसे वहां कोई विशाल चुंबक हो जो उन्हें अपनी पलकें उठाने से रोक रहा हो। क्या तुमने काफी देख लिया? अभी नहीं। तुम? आरती खन्ना बहुत गुस्से में थी। वो उससे 3 बार मिल चुकी थी और इस लड़के की आंखें हमेशा उसकी गर्व करने लायक जगह पर ही टिकती थीं। पहली बार तो ठीक था, क्योंकि उसके अनुभव के अनुसार किसी भी आदमी की पहली नज़र उस पर लगभग वैसी ही होती थी और उसे इसकी आदत हो गई थी। लेकिन हर बार ऐसा करना बहुत ज्यादा था, खासकर अब जब उसने उससे पूछा कि क्या उसने काफी देख लिया है और उसने वास्तव में नहीं कहा। आरती सच में अपने जूते उतारकर उसे पीटना चाहती थी। बेशक वो नहीं जानती थी कि हालांकि कबीर वहां देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई हवस नहीं थी। वो जो देख रहा था वो उसमें मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा थी। उसने मन ही मन सोचा, हे भगवान, मैंने पिछली बार ध्यान से नहीं देखा था। पता चला कि इस हॉट पुलिस वाली में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा सिर्फ थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा है। ये सब तरल रूप में है। अगर मैं आत्मा अवशोषण तकनीक का उपयोग करके इसे अवशोषित कर सकूं तो क्या मेरी किस्मत नहीं चमक जाएगी? यहां कम से कम 10,000 आध्यात्मिक ऊर्जा है
वो लालची हो गया था और उसने आरती खन्ना का सवाल ठीक से नहीं सुना था। जब उसे अचानक उससे थोड़ी ठंडक महसूस हुई तो उसका शरीर कांप गया और उसने जल्दी से अपनी आंखों से आध्यात्मिक शक्ति को हटा दिया, उन्हें 30 डिग्री ऊपर की ओर मजबूर करते हुए। ऑफिसर साहिबा, मुझे गलत मत समझिए, मैं वहां नहीं देख रहा हूं। आरती खन्ना गुस्से से आग बबूला हो गई। वो वास्तव में आंखें खोलकर झूठ बोल रहा था। क्या उसने मुझे अंधा समझ रखा था? उसकी आंख की पुतलियां लगभग वहीं लटक जाना चाहती थीं। जब पुलिस वाली उसे घूर रही थी, कबीर ने चुपके से आत्मा अवशोषण तकनीक का अभ्यास किया। उसे आध्यात्मिक ऊर्जा की तत्काल आवश्यकता थी और बेशक वो इसे जाने नहीं देना चाहता था। हालांकि उसने कई बार कोशिश की, लेकिन ये बेकार था। ऊर्जा वहां अंदर गहराई से जमी हुई लग रही थी और उसे बिल्कुल भी बाहर नहीं खींचा जा सकता था। क्या मुझे इसे चूसने के लिए अपने मुंह का इस्तेमाल करना पड़ेगा? कबीर ने अनिच्छा से उस क्षेत्र पर फिर से नजर डाली और खुद से बड़बड़ाया। तुमने क्या कहा? आरती खन्ना ने यह सुना, उसका सुंदर चेहरा गुस्से से तमतमा गया, उसकी भौहें तन गईं। अगर उसने ये ध्यान में नहीं रखा होता कि उसने पुलिस की वर्दी पहनी है तो वो उसे थप्पड़ मार देती। फिर उसने अपना गुस्सा दबाया और कहा, छोटे बदमाश, मेरी बात सुनो। अगर तुमने दोबारा इधर उधर देखने और बकवास करने की हिम्मत की तो मैं सच में तुम्हें पीट दूंगी। इसके अलावा तुम्हारी बहन का मैंने पहले ही अंतिम संस्कार का ध्यान रख लिया है, शांतिधाम कब्रिस्तान में नंबर 1309। यहाँ मेरे द्वारा ली गई तस्वीरें हैं, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और उसे दिखाया। रिया की तस्वीर और नाम वाली समाधिशिला देखकर कबीर ने अपने दांत भींच लिए और अपने आंसू रोक लिए, लेकिन एक आंसू फिर भी उसकी आंख के कोने से लुढ़क गया। आरती खन्ना का दिल नरम हो गया और उसने फोन ले लिया, धीरे से उसके हाथ पर थपथपाया और उसे दिलासा देने के लिए हिलाया। उसी पल जेल से अचानक एक अलार्म बजा। एक गार्ड अंदर दौड़ा चिल्लाते हुए, जेल में मुलाकात करने वाले सभी कैदी अपनी कोठरियों में लौट जाओ, जल्दी जल्दी। कबीर, जो अभी भी भ्रमित था, को गार्डों ने मुलाकात कक्ष से बाहर खींच लिया। फिर उसने आरती खन्ना को दूसरे गार्ड से पूछते हुए सुना कि क्या हो रहा है। उसने अस्पष्ट रूप से जेल ब्रेक शब्द सुने। अगर कोई जेल में सेंध लगा रहा है तो क्या ये मेरा मौका है? उसने सोचा। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। उसने जानबूझकर अपने पैर घसीटे और गिरने का नाटक किया। जैसे ही गार्ड उसे उठाने वाला था, उसके दाईं ओर के सेल ब्लॉक से एक हिंसक विस्फोट हुआ। ऐसा लगा जैसे लोहे का दरवाजा उड़ा दिया गया हो। 3 लोग जल्दी से बाहर निकले, काले कपड़ों में 2 नकाबपोश आदमी और एक कैदी। जल्दी जल्दी जल्दी, धत तेरे की। एक बार अलार्म बज गया तो सभी दरवाजे बंद हो जाएंगे। हम और इंतजार नहीं कर सकते। यहाँ अभी भी एक गार्ड है, उसे बेहोश कर दो, जल्दी। तीनों आदमी गालियां देते हुए बाहर आए। जैसे ही वे कबीर और उसके समूह से टकराए, काले कपड़ों में एक आदमी दौड़ा, गार्ड पर एक काली बंदूक तानकर ट्रिगर घुमा दिया। उस पल कबीर का दिमाग बहुत तेज था। उसकी आंखें उस आदमी की हरकतों पर टिकी थीं। उसकी धीमी गति वाली चाल फिर से दिखाई दी और एक धमाके के साथ एक भाप निकलती हुई गोली हवा को चीरती हुई निकली। कबीर को अब अपनी नजर से प्यार हो गया था। हालांकि गोली अभी भी तेज लग रही थी, लेकिन इसने उसे कोण का अनुमान लगाने और दौड़ते समय गोली लगने से बचने का समय दिया। छपाक, गोली गार्ड की जांघ में लगी और फिर वो दौड़ा और उसे अपनी राइफल के बट से मारा, जिससे गार्ड बेहोश हो गया। कबीर को जेल के कपड़ों में देखकर काले कपड़ों वाला आदमी हमला करने वाला था, लेकिन बचाए गए गंजे कैदी ने उसे रोक दिया और कहा, ये लड़का बुरा नहीं है, इसे अपने साथ ले चलो। कबीर की आंखें चमक उठीं। वो इस साथी कैदी को नहीं जानता था, लेकिन बेशक वो भागने का मौका नहीं छोड़ेगा। अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, बाहर निकलने के बाद हर चीज के बारे में बात करते हैं। गंजे कैदी ने कबीर के कंधे पर थपथपाया, काले कपड़ों वाले दोनों आदमियों को सिर हिलाया और तुरंत दाईं ओर भागा। कबीर पीछे हो लिया। उसी समय जेल गार्ड की वर्दी में एक क्रूर आदमी कोठरी 309 के दरवाजे पर खड़ा था और अंदर देख रहा था। ये पता चलने पर कि वहां कोई नहीं है, वो उदास चेहरे के साथ जल्दी से बाहर भागा। ये आदमी असली जेल गार्ड नहीं था, बल्कि कबीर को मारने के लिए विक्रांत के परिवार द्वारा काम पर रखा एक हत्यारा था। विक्रांत के परिवार की ताकत से कुछ लोगों को रिश्वत देना और एक हत्यारे को जेल में घुसा देना आसान था। हालांकि हत्यारे को ये उम्मीद नहीं थी कि इस समय कोई जेल में सेंध लगाएगा। संयोग से कबीर से इस समय आरती खन्ना भी मुलाकात कर रही थी। अंदर मौजूद सभी लोग ध्यान से सुनो। तुरंत अपने हथियार नीचे रखो और आत्मसमर्पण में अपने हाथ ऊपर उठाओ, वरना मैं तुम्हें मौके पर ही मार दूंगा। मैं तुम्हें सोचने के लिए 1 मिनट देता हूं। अंदर मौजूद सभी लोग ध्यान से सुनो।
धड़ाम। एक ऊंचे मंच पर एक जेल गार्ड लाउडस्पीकर के जरिए चिल्ला रहा था। अपनी दूसरी पुनरावृत्ति के दौरान नीचे से अचानक एक पत्थर आया जो लाउडस्पीकर से टकराया और उसे चकनाचूर कर दिया। आवाज तुरंत शांत हो गई। नीचे एक कोने में काले कपड़ों में एक आदमी ने अंगूठा दिखाया और कहा, अमर भाई, आपकी उंगली चटकाने की कला मजबूत होती जा रही है। आप इतनी दूर से भी गोली मार सकते हैं। जन्मजात योद्धा जन्मजात ही होता है। अमर भाई ने कहा, यह सच में परेशानी भरा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी। जेल गार्डों ने हमें इतनी जल्दी घेर लिया। लगता है हमारे पास हत्याओं का सिलसिला शुरू करने के अलावा कोई चारा नहीं है। कबीर ने उसे देखा। जन्मजात क्षमता के बारे में भ्रमित था, लेकिन जब उसने एक पत्थर उछालकर 100 मीटर दूर एक लाउडस्पीकर को चकनाचूर कर दिया तो उसे एहसास हुआ कि काले कपड़ों वाला आदमी एक विशेषज्ञ होना चाहिए। धत तेरे की, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। स्नाइपर्स तैयार हो जाओ। सभी भागने वालों को, उन सब को मार डालो। मंच पर मौजूद जेल गार्ड ने इंटरकॉम पर आदेश दिया। आखिरकार वे सभी गंभीर अपराधी थे, इसलिए भागने के बाद उन्हें गोली मारना नॉर्मल था। यहीं रुको, मैं बंदूकधारी का ख्याल रखता हूं और तुम्हें लेने वापस आता हूं। अमर भाई खड़ा हुआ और एक पल में बाहर निकला, इतनी तेजी से कि उसकी छवि ने एक प्रतिरूप छोड़ दिया। उसी समय उसके हाथ में पत्थर बार बार उछले और जल्द ही दर्द और चिल्लाने की आवाजें आईं। वो एक उच्च स्तरीय मार्शल आर्टिस्ट है। सभी लोग सावधान रहो, उसे पास मत आने दो। अतिरिक्त बल बुलाओ। दा 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 दा। गोलियां गरज उठीं। उसी समय जहां कबीर और दूसरे लोग छिपे हुए थे, एक जेल गार्ड चुपके से प्रकट हुआ। ये हत्यारा था। अपने हाथ के एक झटके से उसने एक ठंडा खंजर पकड़ रखा था। भावहीन चेहरे के साथ वो कबीर के पास पहुंचा। केवल 3 मीटर बचे होने पर वो अचानक तेजी से दौड़ा और खंजर को कबीर की गर्दन पर जोर से घोंप दिया। खतरा। कबीर ने अपने सिर के पीछे हवा का झोंका तेजी से महसूस किया। पीछे मुड़कर उसने देखा कि खंजर की नोक उसके सामने करीब थी और जानलेवा आंखों की एक जोड़ी। कबीर ने ब्लेड की नोक को ध्यान से घुरा। उसकी आंखों में आध्यात्मिक शक्ति चमक उठी और एक जादुई दृश्य फिर से सामने आया। ब्लेड की गति धीमी हो गई और हत्यारे की हरकतें भी। पवन वेग कला। उसने तुरंत अपनी तकनीक का इस्तेमाल किया, एक ऐसा कौशल जिसका उसने सैकड़ों बार अभ्यास किया था। एक विचार के साथ वो जल्दी से पीछे हट गया, यहां तक कि अपने पीछे एक धुंधला सा निशान भी छोड़ दिया और आते हुए ब्लेड से बाल बाल बच गया। हत्यारे की आंखें सिकुड़ गईं। वो एक निश्चित हमले का लक्ष्य बना रहा था, लेकिन उसे इतनी जल्दी चकमा दे दिया गया। उसके मन में विचार आया, कोई आश्चर्य नहीं कि विक्रांत के परिवार ने इस लड़के की जान लेने के लिए 50 लाख रुपए का बोनस दिया था। लेकिन उसकी हरकतें धीमी नहीं हुईं, बल्कि और तेज हो गईं। जब उसका पहला वार चूक गया तो उसने फिर से आगे वार किया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। जेल में सेंध लगाने आए हथियारबंद काले कपड़ों वाले आदमी ने हलचल देखी और ये देखकर चौंक गया कि एक जेल गार्ड बिना आवाज किए प्रकट हो गया था। उसने तुरंत गोलीबारी शुरू कर दी। 3 गोलियां नजदीकी सीमा से हत्यारे के सिर, गर्दन और दिल पर लगीं, लेकिन उनके डर के बावजूद हत्यारा तुरंत बच निकला। उसकी तेज चाकू एक तेज 2 शॉट वाली खनक के साथ चमकी। उसने एक गोली को चकमा दिया और अप्रत्याशित रूप से 2 और को रोक दिया। एक उच्च स्तरीय मार्शल आर्टिस्ट वो यहां जेल गार्ड कैसे हो सकता है? उस आदमी ने कहा। जिस व्यक्ति को वो बचाने की कोशिश कर रहा था, उसके साथ कुछ कदम पीछे हटते हुए चिल्लाते हुए, अमर भाई, यहां एक उच्च स्तरीय मार्शल आर्टिस्ट है, मदद करो। अमर भाई अब जेल गार्डों के घेरे में घुस गया, जादुई शक्ति की बौछार करते हुए। लेकिन गार्ड हथियारबंद थे, इसलिए वो बस ऐसे ही नहीं दौड़ सकता था। उसने चिल्लाया, तुम लोग पहले रुको। हत्यारे ने फिर कबीर की ओर इशारा किया और कहा, मुझे केवल उसकी जान चाहिए, तुम्हारी नहीं। इन शब्दों पर दोनों आदमी जम गए। जाहिर तौर पर झिझक रहे थे कि कबीर की मदद करें या नहीं, लेकिन कबीर ने पहले ही वार कर दिया, बिना एक शब्द कहे। पंच वज्र अष्ट रूप नाग शल्क मुष्टि। उसके भीतर की सीमित आध्यात्मिक ऊर्जा उमड़ पड़ी, एक पल में बाहर निकलकर उसकी बाहों की ओर बढ़ी। तेज तेज तेज। कबीर ने सोचा कि ये उन दिनों में दिया गया सबसे शक्तिशाली मुक्का था। वो हवा के टूटने से बने वैक्यूम को भी देख सकता था। हालांकि हत्यारे के लिए मुक्का केवल तेज था, क्योंकि वो किसी भी आंतरिक ऊर्जा को महसूस नहीं कर सकता था।
उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान कौंधी और उसने अपने चाकू वाले हाथ को घुमाया कबीर की कलाई पर एक विश्वासघाती कोण से छुरा घोंप दिया। इस बार उसे यकीन था कि कबीर का हाथ अपाहिज हो जाएगा। एक नर्म सरह की आवाज आई और हत्यारे को खुशी की एक लहर महसूस हुई। खंजर वास्तव में अपने लक्ष्य पर लगा था। हालांकि खंजर के 1 सेंटीमीटर अंदर जाने पर उसे अचानक एक बल का उछाल महसूस हुआ। कबीर की मुट्ठी एक पल की भी देरी किए बिना अटूट क्रूरता के साथ उसकी नाक पर जा लगी। क्रैक, आउच! एक साथ नाक की हड्डी और सामने के दांत टूटने की आवाज ने हत्यारे की आंखों को भर दिया। उसे समझ नहीं आया कि कबीर के मुक्के में इतनी जबरदस्त ताकत कैसे हो सकती है, लेकिन इससे पहले कि ये विचार पूरी तरह बन पाता, उसका सिर इस वार से पीछे की ओर उछल गया, जिससे वो पीछे की ओर लड़खड़ा गया। आंसू, खून और नाक और दांत से खून बहने लगा। बंदूकधारी इस दृश्य से थोड़ा चौंक गया, लेकिन उसने तुरंत प्रतिक्रिया की, अपनी बंदूक उठाई और गोली चला दी। जेल गार्ड की वर्दी में ये योद्धा जो भी था, उसे अपने आसपास रखना उनके लिए बहुत खतरनाक था। धड़ाम 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 3 और गोलियों की आवाज गूंजी और इस बार हत्यारा बच नहीं पाया, सिर में गोली लगने से मर गया। उस आदमी ने लाश पर एक नजर डाली, जाहिर तौर पर बेपरवाह, लेकिन कबीर की ओर अपनी ठोड़ी उठाई। छोटे भाई, तुम काफी माहिर हो। इस आदमी की तुमसे कोई दुश्मनी है और वो जेल गार्ड जैसा नहीं दिखता। कबीर ने एक पल सोचकर अनुमान लगाया कि यह विक्रांत के परिवार द्वारा भेजा गया एक हत्यारा होना चाहिए। उसे उम्मीद नहीं थी कि उनके हाथ इतने लंबे होंगे कि वो आसानी से भैरवगढ़ जेल में घुस सकते हैं। वो बेपरवाही से मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों ने हत्यारे के शरीर से निकलती आध्यात्मिक ऊर्जा की एक गेंद देखी। वो निश्चित रूप से इसे बर्बाद नहीं करेगा। अपनी छुरी लगी कलाई को ढकते हुए उसने चुपचाप आत्मा अवशोषण तकनीक को सक्रिय कर दिया। 2 सेकंड बाद आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में समा गई। इस पल अमर भाई भी वापस दौड़ा और जमीन पर लाश को देखकर बोला, अरे ये मर गया, क्या ये सच में उच्च स्तरीय योद्धा है? कालू, क्या तुम मजबूत हो गए हो? कालू कुछ कहने ही वाला था, लेकिन अमर भाई ने तुरंत कहा, बकवास बंद करो, स्पेशल पुलिस शायद जल्द ही यहां होगी। अब जल्दी करने और आगे बढ़ने का समय है। ये अमर भाई सच में शक्तिशाली था। उसने बाहर के कुछ मुख्य जेल गार्डों को खत्म कर दिया और कई लोग आसानी से रास्ते से गुजरे। जब वे गेट पर पहुंचे तो अमर भाई ने बगल का दरवाजा लात मारकर खोल दिया और कई लोग एक पल में बाहर निकल गए। एक कोना मुड़ते ही वहां एक स्पोर्ट्स कार खड़ी थी। कबीर ने ज्यादा नहीं सोचा और दौड़ा। अप्रत्याशित रूप से एक आकृति बगल से बहुत तेजी से निकली। कबीर की पुतलियां सिकुड़ गई और उसने तुरंत देखा कि वो व्यक्ति आरती खन्ना थी, विशाल वक्ष वाली पुलिस वाली, जो अमर भाई की ओर दौड़ी। धड़ाम, बूम बूम, दोनों एक पल में कई बार हवा में टकराए। फिर आरती खन्ना जमीन पर उड़ गई और अमर भाई कई कदम पीछे हट गया। हालांकि महिला अचानक उठी और कबीर की पैंट पकड़ ली। एक मजबूत झटके से इलास्टिक वाली जेल की पैंट तुरंत आधी फट गई और अंदर का छोटा कबीर लगभग बाहर कूदने वाला था। धत तेरी की! कबीर ने मन ही मन उस महिला को गुंडा कहकर कोसा। उसने देखा कि कालू ने पहले ही गोली चलाने के लिए अपनी बंदूक उठा ली थी। उसका दिल धड़क गया। बिना सोचे समझे उसने आरती खन्ना को गले लगाया और जमीन पर लुढ़क गया, चिल्लाते हुए, तुम लोग जाओ, मेरी चिंता मत करो। अमर भाई 1 सेकंड के लिए झिझका, फिर बोला, तुम एक अच्छे भाई हो, वो महिला शक्तिशाली है, मैं अगली बार तुम्हें बचाने आऊंगा। इसके साथ ही वो स्पोर्ट्स कार में कूद गया। कालू दूसरी ओर ने अपनी बंदूक उठाई और गोली चलाने वाला लग रहा था, लेकिन कबीर और आरती खन्ना को उलझे और लुढ़कते देख वो गलती से कबीर को घायल नहीं करना चाहता था। उसने दांत भींचे और स्पोर्ट्स कार में कूद गया। एक जोरदार धमाके के साथ कार तेजी से चली गई। आरती खन्ना ने स्पोर्ट्स कार को दूर जाते देखा। एक गुस्सा उमड़ रहा था। उसकी सुंदर आंखें चमकी जब उसने कबीर पर एक नजर डाली। अंत में उसका चेहरा साफ साफ देखा। वो एक पल के लिए हैरान हुई, फिर और भी ज्यादा फ्यूरियस हो गई। ये तुम हो, छोटे कमीने, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? बोलते बोलते उसने कबीर की पीठ और कमर पर मुक्कों से वार किया। दर्द असहनीय था। इस महिला ने अभी अभी अमर भाई, उस जन्मजात उस्ताद से मुकाबला किया था और उसे कई कदम पीछे धकेल दिया था। वो निश्चित रूप से कोई साधारण लड़ाका नहीं थी। उसे लगा जैसे उसकी कमर टूटने वाली है। दर्द में उसने अपना घुटना ऊपर की ओर उछाला, आरती खन्ना के पैरों के बीच जोर से मारते हुए। आह! आरती खन्ना चिल्लाई, सहज रूप से उसे छोड़ते हुए। कबीर ने खुद को छुड़ाने का मौका पकड़ा, दहाड़ते हुए, पागल औरत, अगर मैंने तुम्हें नहीं बचाया होता तो तुम मर चुकी होती।
वो झूठ नहीं बोल रहा था। जब कालू गोली चलाने वाला था तो वो सच में नहीं चाहता था कि महिला मरे, इसलिए उसने सहज रूप से प्रतिक्रिया की। बेशक वो उन लोगों के साथ एक ही नाव में भी नहीं रहना चाहता था। अमर भाई अविश्वसनीय रूप से कुशल था और वो थोड़ा सतर्क था। आरती खन्ना ने अपनी जांघ को ढका और चढ़ गई। उसका चेहरा दर्द से पीला था। एक महिला का ये हिस्सा पुरुष की तरह ही कमजोर होता है, इसलिए अगर इस पर जोर से मारा जाए तो दर्द होगा। कबीर ने उसे देखा और थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया। तुम ठीक हो? क्या दर्द हो रहा है? आरती खन्ना दर्द से ठंडे पसीने में भीग गई, लेकिन जो ज्यादा गंभीर था वो उसके दिल में गुस्सा था। वो एक महिला थी और एक कुंवारी। वो किसी पुरुष को अपने उस हिस्से पर लापरवाही से कैसे मारने दे सकती थी? कुछ बार रगड़ने के बाद वो एक चीख के साथ आगे बढ़ी। हरामजादे, मैं तुम्हें मार डालूंगी। लगता है सच में बहुत दर्द हो रहा है। कबीर ने अपनी गर्दन सिकोड़ी और भागने के लिए जल्दी से पवन वेग कला का इस्तेमाल किया। हिलो मत, अगर हिले तो मैं गोली मार दूंगी। अप्रत्याशित रूप से महिला पुलिस अधिकारी ने एक बंदूक निकाली और उसे पीछे से कबीर पर तान दिया। उसी समय एक सायरन बजा। ये देखकर कि जेल की अतिरिक्त टुकड़ियां पहुंचने वाली हैं, कबीर के लिए ये एक महत्वपूर्ण क्षण था। अगर वो पकड़ा गया तो ये अंत होगा। कबीर ने आरती खन्ना और उसके हाथ में बंदूक की नली को देखा। उसने सायरन की आवाज को और करीब आते सुना। वो बहुत ज्यादा चिंतित था और लगभग गिड़गिड़ाने लगा। ऑफिसर साहिबा, आरती दीदी, आरती आंटी, प्लीज मुझे जाने दीजिए, ठीक है? मैंने सच में अभी अभी ऐसा जानबूझकर नहीं किया था और मैंने आपको बचाया भी, वरना आपको गोली मार दी जाती। उसका चेहरा गुस्से और दर्द से भरा देखकर और वो उदासीन लग रही थी। कबीर ने कोने पर एक नजर डाली और कहा, ऑफिसर साहिबा, आप मेरी स्थिति जानती हैं। आप ये भी जानती हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। अगर मैं पकड़ा गया तो मैं मर जाऊंगा। अभी अभी जेल में एक हत्यारे ने जेल गार्ड का नाटक किया और मुझे मारने आया, वरना मैं भागता नहीं। इस बिंदु पर उसने दांत भींचे और कहा, मेरी बहन की मौत के लिए आपको भी कुछ जिम्मेदारी लेनी होगी। आप खुद को एक अच्छी पुलिस वाली कहती हैं, लेकिन अगर आप बुराई की मदद करना चाहती हैं तो बस मुझे गोली मार दीजिए। वैसे भी तब तक हम दोनों भाई बहन आपके हाथों मरेंगे, जो आपके लिए एक सम्मान की बात होगी। कबीर ने सायरन को अपने कानों के पास आते सुना और जानता था कि वो और देर नहीं कर सकता। उसने उसे परेशान करने के लिए कुछ शब्द कहे। अब इस बात की परवाह नहीं की कि वो गोली चलाएगी या नहीं। उसने तुरंत पवन वेग कला को सक्रिय किया और हवा की तरह दूर भाग गया। जब आरती खन्ना ने कबीर की बात सुनी तो वो आधे सेकंड के लिए दंग रह गई। उसने अपनी बंदूक जोर से वापस ली और उसके पीछे हो ली। इस समय तक नीचे का दर्द थोड़ा और सहनीय लग रहा था, लेकिन कबीर की गति देखकर वो आश्चर्य से हाँप गई। धत तेरी की, ये छोटा कमीना इतनी तेजी से कैसे भाग सकता है? उसने तुरंत अपनी गति बढ़ाई, पहले से 2 गुनी तेज, उसका पीछा करते हुए फुसफुसाते हुए, ऐ छोटे कमीने, आगे एक पुलिस वाला है, मेरी कार दाईं ओर है, मेरी कार में आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। कबीर ने वास्तव में आगे चौराहे पर एक पुलिस कार को आते देखा और एक पल के लिए उसे एक दुविधा महसूस हुई। क्या तू मुझे फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रही? आरती खन्ना ने दौड़ते हुए कहा, हाँ, तुम बस एक छोटे कमीने हो, यह तुम पर है कि तुम अंदर आते हो या नहीं। बोलते बोलते उसने एक क्लिक के साथ कार को अनलॉक किया और अंदर कूद गई। कबीर 1 सेकंड के लिए झिझका, सोचते हुए, चूंकि तुमने गोली नहीं चलाई तो मैं इस बार तुम पर भरोसा करूंगा। तो वो जल्दी से दौड़ा, उसकी पुलिस कार में घुल गया और अंदर झुक गया। वू वू वू, आरती खन्ना ने सायरन बजाया और कार शुरू हो गई, सीधे रास्ते पर चल पड़ी। कबीर का दिल अभी भी उसके गले में था, लेकिन उसने कार की दिशा में ऊपर देखा और थोड़ा राहत महसूस किया। धन्यवाद। कबीर ने ईमानदारी से उसका धन्यवाद किया। एक पुलिस अधिकारी के रूप में ऐसी स्थिति में उसकी मदद करने की इच्छा वास्तव में सराहनीय थी। अप्रत्याशित रूप से आरती खन्ना ने उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारा। उसकी हरकतें इतनी तेज थीं कि कबीर उन्हें देख नहीं पाया। नतीजतन उसे एक जोरदार थप्पड़ पड़ा, जिससे उसका आधा चेहरा सूज गया। और एक बार काफी नहीं था, उसने उसे फिर से मारा, उसके सर पर मारते हुए और चिल्लाते हुए, छोटे कमीने, मैंने तुझे मुझे धकेलने के लिए कहा था, मैंने तुझे यहां धकेलने के लिए कहा था, बहुत दर्द हो रहा है, मैं तुझे मार डालूंगी। धत तेरी की पागल औरत, तुम गाड़ी चला रही हो, रुको।
कबीर को अपने उस प्राइवेट हिस्से में धकेले जाने का थोड़ा अफसोस हुआ। उसने एक थप्पड़ से इसे जाने देने का इरादा किया था, लेकिन ये पागल औरत उसे मारने की आदत हो गई थी। वास्तव में उसका सर फोड़ रही थी। उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसे मजबूती से पकड़ लिया। उसकी आंखें उसकी छाती पर घूम गईं, जिसमें तरल आध्यात्मिक ऊर्जा भरी हुई थी। उसके मन में एक विचार आया और उसने अपनी आत्मा अवशोषण तकनीक को सक्रिय कर लिया। काश मैं उसके स्तनों को चूस पाता, नहीं, उसके स्तनों के अंदर के आध्यात्मिक तरल को। उसने ऐसा सोचा, लेकिन दुर्भाग्य से वो बिल्कुल भी कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं चूस सका। आरती खन्ना का हाथ उसने पकड़ लिया था, हथेली से हथेली, जो बहुत अजीब लगा। इसके अलावा कबीर उसकी उभरी हुई छाती को बिना पलक झपकाए घूर रहा था। पुलिस वाली ने सहज रूप से सोचा कि ये लड़का उससे छेड़छाड़ कर रहा है, और वो और भी ज्यादा गुस्से में थी। वो मुड़ी और उसे फिर से पीटने वाली थी, लेकिन कबीर ने इस बार अपना सबक सीखा। उसने उसका जेड जैसा हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे चेतावनी दी, अब और लोगों को मत मारो, वरना मैं सच में तुमसे असभ्य हो जाऊंगा। दुनिया में कोई भी औरत तुम्हारी तरह इतनी बेवफा नहीं है, एक बाघिन की तरह। भविष्य में कोई भी मर्द तुम्हें रखने की हिम्मत नहीं करेगा। तुमने क्या कहा? तुमने मुझे बाघिन कहा? मैं? आरती खन्ना फिर से नियंत्रण खोने वाली लग रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, कार का शरीर अचानक हिल गया और कार का अगला हिस्सा फूलों की क्यारी से टकरा गया और एक हेडलाइट टूट गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं मरा। तुम भाग्यशाली हो बड़ी बहन। एक लंबी यात्रा के बाद भी हमें अलविदा कहना होगा। मैं यहां उतर जाऊंगा, हम फिर नहीं मिलेंगे। कबीर ने उसका हाथ छोड़ा, अनिच्छा से उसकी छाती पर एक नजर डाली और कार से बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया। वो आधा कार से बाहर था, लेकिन आरती खन्ना ने हाथ बढ़ाकर उसकी कमरबंद फिर से पकड़ ली। उसकी पैंट की कमर कस गई और कबीर विकृत हो गया। और भी भयानक, एक हल्की सी आवाज आई और कमरबंद सीधे फट गया और अंदर का इलास्टिक टूट गया और पूरी पैंट ढीली और बैगी हो गई और उसे पहनने का कोई तरीका नहीं था। कबीर तुरंत गुस्से से भर गया। वो पॉसिबली कैसे भाग सकता था? पागल औरत, तुम आखिर चाहती क्या हो? तुमने मुझसे 2 बार छेड़छाड़ की। तुम्हें कोई नहीं चाहता तो तुम अभी भी जवान लड़कियों का फायदा उठाना सोच रही हो। बूढ़ी गाय। आरती खन्ना इतनी गुस्से में थी कि उसकी नाक टेढ़ी हो गई। उसने आखिरकार अपना गुस्सा दबा लिया। उसे नहीं पता था कि आज उसकी बेल्ट से उसे क्या समस्या है। उसने उसका हाथ छोड़ा और कहा, मैं बस तुम्हें ये याद दिलाने की कोशिश कर रही थी कि अगर तुम इस जेल की वर्दी में कार से बाहर निकले तो तुम 1 मिनट में गिरफ्तार हो जाओगे। अगर तुम बाहर निकलना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। कबीर ने 1 सेकंड के लिए सोचा और कहा, तुमने मेरी बेल्ट फाड़ दी है, मैं कैसे चलूं? भूल जाओ, बस मेरी मदद करो मेरी बहन की कब्र तक पहुंचने में। मुझे उसे देखना है। इस बिंदु पर उसका मूड उदास होते देखकर आरती खन्ना चुप हो गई। पुलिस कार की हेडलाइट्स टूट गई थीं, इसलिए वे 20 मिनट तक शहर में घूमते रहे। आरती खन्ना कबीर को, जिसका हाथ उसकी बेल्ट को पकड़े हुए था, रिया की कब्र पर ले आई और फिर मुड़कर चली गई। कबीर ने परवाह नहीं की। वो अपनी बहन की तस्वीर को लंबे समय तक समाधि शिला के सामने खड़ा देखता रहा। कुछ नहीं कहा और कुछ नहीं किया, फिर मुड़कर चला गया। अपने दिल में उसने पहले ही एक निर्णय ले लिया था। जेल से भागने के बाद पुलिस निश्चित रूप से उसे ढूंढेगी। उसे भागना होगा, लेकिन उससे पहले विक्रांत को मारना होगा। ऐ छोटे कमीने, तुम आखिरकार बाहर आ गए। अप्रत्याशित रूप से आरती खन्ना अभी तक नहीं गई थी। कबीर को बाहर आते देखकर उसने अपना मुंह खोला और उसे बुलाया। कबीर ने उत्सुकता से पूछा, तुम अभी भी यहां क्यों हो? पुलिस वाली ने आंखें घुमाई और अपनी छाती हिलाई। धत तेरी की, अगर मैं तुम्हारे लिए अफसोस महसूस नहीं करती तो मैं तुम पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाती। अब पूरा जिला तुम्हें ढूंढ रहा है। अगर तुम ये कपड़े पहनकर बाहर गए तो तुम निश्चित रूप से कल का सूरज नहीं देखोगे। मेरा दिल अच्छा है और मैं एक अच्छा इंसान बनने की पूरी कोशिश करूंगी। तुम एक रात के लिए मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं तुम्हारे लिए कुछ चीजें तैयार करूंगी और फिर तुम भाग जाना। कबीर ने पलकें झपकाईं। तुम अचानक मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों हो? क्या तुम्हें कोई अपराध बोध है या तुम्हारे कोई और इरादे हैं? आरती खन्ना ने गुस्से में कहा, मुझे तुमसे क्या चाहिए? धत, ये तुम्हारी बहन का कर्ज चुकाने जैसा है। मैंने अभी अभी सुना है कि जेल में जो जेल गार्ड मरा था वो घुसपैठ करके आया था, जिसका मतलब है कि तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला था। विक्रांत के परिवार ने सच में तुम पर हमला किया था। ये अच्छे नागरिकों की रक्षा करना एक पुलिस अधिकारी के रूप में मेरा कर्तव्य है।
ठीक है, धन्यवाद पुलिस बहन। मुझे बहन मत बुलाओ। ओ धन्यवाद बुढ़िया। मुझे बुढ़िया कहा? तुम मौत को ढूंढ रहे हो।